एक्सेलरेशन। और ये हमारे जो टॉपिक है टॉपिक 2, आज का लेक्चर टॉपिक 2 काइनेमैटिक्स का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करेंगे और कैम्ब्रिज के अंदर जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। फ्री फॉल, हम देखते हैं कि फ्री फॉल कहते किसे हैं। When an object is released near to the surface of the earth, अगर कोई ऑब्जेक्ट हम ऊपर लेके जाते हैं, जैसा कि लेट्स सपोज ये पॉइंटर है, स्केल है ऊपर, और इसको छोड़ते हैं तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे जाता है। इस तरह अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अगर कोई चीज़ नीचे जा रही है तो उसे हम कहते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल के लिए हम कहते हैं कि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ जो है वो 1 किलोमीटर अर्थ से ऊपर तक यूनिफॉर्म है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ज़मीन से 1 किलोमीटर की हाइट पे है या इससे कम है और अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गिरेगा। वो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी की वजह से होता है उसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और इसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेट्स सपोज ये बोर्ड मार्कर है, इसको जब मैं छोड़ूंगा तो अर्थ इसको अट्रैक्ट करेगी। अर्थ अब भी अट्रैक्ट कर रही है। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वेट। तो ग्रेविटेशनल पुल इसके ऊपर एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड। जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये फॉल करेगा ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से और ये नीचे की तरफ जाएगा। अगर तो ऑब्जेक्ट जा रहा है नीचे की तरफ तो जी की वैल्यू लेंगे पॉजिटिव, और वैसे जी की वैल्यू गैलीलियो ने फाइंड की थी और गैलीलियो ने इसके बारे में बातें की थी, ये है। लेकिन हम अपने न्यूमेरिकल्स में इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के तौर पे लेते हैं। अगर कोई बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो जी की वैल्यू हम माइनस में लेते हैं। ये माइनस साइन शो करता है कि बॉडी की जो मोशन है ऑपोजिट टू ग्रेविटेशनल पुल है। ग्रेविटेशनल पुल जो अर्थ का है वो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ होता है। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। अगर मैं इस बोर्ड मार्कर को हाइट से फेंकता हूं तो क्या ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा? नहीं, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस है। जब हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें तो कोई भी बॉडी, चाहे वो बोर्ड मार्कर है चाहे वो स्टोन है, तो वो ज़मीन की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ही मूव करेगा। तो इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर होता है। एक्सपेरिमेंट देखते हैं जी। ये एक ऑपरेटर्स है, ये एक ट्यूब है जिसके अंदर से एयर को रिमूव कर दिया गया है। जब एयर को रिमूव किया और यहां से मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स छोड़े, एक छोटा सा फेदर है और दूसरा जो है लेड बॉल है, इसको मैंने यहां से छोड़ा तो दोनों के दोनों सेम एक्सेलरेशन से नीचे गिरे और दोनों एक ही टाइम पे यहां पे हिट किए। तो इसका मतलब ये है कि फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स में अगर एयर रेजिस्टेंस को खत्म कर दिया जाए तो तमाम फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो एक्सेलरेशन होता है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है ये इनके मास पे डिपेंड नहीं करती, इनके साइज पे भी डिपेंड नहीं करती। ये किस पे डिपेंड करती है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये कांस्टेंट वैल्यू है और हर ऑब्जेक्ट इसी एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो। ऑपरेटर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और पूछा जाता है कि अगर इस ऑपरेटर्स के अंदर एयर को रिमूव कर दिया जाए तो एक लाइट ऑब्जेक्ट पहले नीचे गिरेगा या हैवी?
दोनों एक ही टाइम पे नीचे गिरेंगे, दोनों में सेम एक्सेलरेशन होगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू मैस पे या साइज पे डिपेंड नहीं करती। क्वेश्चन है जी, अ बॉल फॉल्स फ्रीली, नो एयर रेजिस्टेंस नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। हमने कहा कि अगर अर्थ से 1 किलोमीटर की हाइट पर किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा जाए, लेट्स सपोज ये हमारी अर्थ है, अगर यहां से कोई ऑब्जेक्ट छोड़ा जाए 1 किलोमीटर के अंदर अंदर और एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिया जाए, तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जो फॉल करेगा, जी की वैल्यू उसके लिए होगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये कांस्टेंट होगी। देखते हैं जी, इसका आंसर हमारे पास ए है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है, विच ग्राफ शोज द मोशन ऑफ हैवी स्टील बॉल फॉलिंग फ्रॉम हाइट 2 मीटर। 2 मीटर से स्टील बॉल को फेंका गया है और एयर रेजिस्टेंस को हम लेट्स सपोज इग्नोर कर लेते हैं। तो क्या होगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट हाइट से फेंका जाता है, वो अर्थ की तरफ आता है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन है, अगर हम उसको इग्नोर कर दें एयर रेजिस्टेंस को, तो वो कांस्टेंट रहता है। जहां पे चेक करें कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कौन सा ग्राफ है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ ए है। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर अगर एक ऑब्जेक्ट हाइट से फॉल कर रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। किसी भी पॉइंट पे आप एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो वो कांस्टेंट रहेगा इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। जी, आपकी टेक्स्ट बुक से पिक्चर ली गई है, इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं कि एक कोई फेदर है या लीफ है और दूसरा हैमर है, दोनों को इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस फॉल किया गया है सेम हाइट से, तो उनके अंदर जी की वैल्यू सेम होगी और वो नीचे की तरफ आएंगे। ये ग्राफ किस चीज को शो कर रहा है कि जैसे ही एक ऑब्जेक्ट को हम फ्री फॉल कराते हैं तो वो नीचे की तरफ गिरता है, उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। जहां पे स्पीड जो थी वो 10 मीटर पर सेकंड थी, एक सेकंड के बाद, अगले एक सेकंड के बाद 20 मीटर पर सेकंड हो गई और नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद 30 मीटर पर सेकंड हो गई। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर जैसे ही वो जमीन की तरफ गिरता है ऑब्जेक्ट, उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, लेकिन जो एक्सेलरेशन है इन द एब्सेंस ऑफ एयर वो तो जी की वैल्यू होती है। अब हम इसी जो हमारे पास मोशन है इसको हम ग्राफ से शो करते हैं। ये देखें जी, ये ग्राफ शो कर रहा है कि फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स की जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो इंक्रीज होती जा रही है। कैसे इंक्रीज हुई है? हर सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज आया है। यानी जब एक सेकंड गुजरा तो स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, जब दूसरा सेकंड गुजरा तो स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड, फर्स्ट सेकंड गुजरा तो 10 मीटर पर सेकंड, स्केल को भी देखते हैं, जब दूसरा सेकंड गुजरा तो 20 मीटर पर सेकंड, आफ्टर थर्ड सेकंड कितनी हो गई? 30 मीटर पर सेकंड। विद इंक्रीज ऑफ विद चेंज ऑफ एवरी सेकंड, हर सेकंड के चेंज के साथ देयर इज चेंज इन स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। हर एक सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड में इंक्रीज हो रही है। ये हमारे पास शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन जो है जहां पे देखा जाए तो कांस्टेंट बन रहा है, यूनिफॉर्म बन रहा है। टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी को एक्सप्लेन करने से पहले आप जरा ये फिगर देखें। कंसिडर अ पैराशूटिस्ट जंपिंग फ्रॉम एयरक्राफ्ट। ये पैराट्रूपर है जिसने जंप किया। जैसे ही पैराट्रूपर जंप करता है उसका वेट नेट फोर्स के तौर पे नीचे की तरफ एक्ट करता है। When the parachutist
jumps from the aircraft, his speed increases. इसकी स्पीड इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि डाउनवर्ड नेट फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स वेट की फॉर्म में इसकी स्पीड इंक्रीज होती है। पहला पॉइंट याद रखें जी। क्या पॉइंट है? व्हेन अ पैराशूटिस्ट जंप्स फ्रॉम द एयरक्राफ्ट, his speed increases downward due to weight of his body or due to gravitational pull. जी, जैसे ही वो नीचे आता है उसकी स्पीड बढ़ती है, तो क्या होता है? साथ ही एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ एक्ट करना शुरू कर देती है। एयर रेजिस्टेंस क्या है? एयर रेजिस्टेंस एक फ्रिक्शनल फोर्स है, इसको एयर थ्रस्ट भी कहते हैं। जब बॉडी नीचे की तरफ आ रही होती है तो जो एयर रेजिस्टेंस है उसकी बॉडी के साथ जो हवा लगती है वो उसकी फोर्स ऊपर की तरफ लगती है। तो इस तरह बॉडी की जो स्पीड है वो कम होना शुरू हो जाती है। जहां पे जैसे ही पैराशूटिस्ट ने जंप किया था उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस अभी नहीं लगी थी, फौरी तौर पे उसने फ्री फॉल किया, नेट फोर्स नीचे की तरफ लगी और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई। जैसे ही स्पीड इंक्रीज होती गई साथ साथ एयर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती गई। तो एयर रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। एयर रेजिस्टेंस भी एक फोर्स है जिसका यूनिट जो है वो न्यूटन है। एयर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है जैसे ही फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती है। एयर रेजिस्टेंस की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है। और एयर रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है? इस बॉडी के एरिया पे। अगर बॉडी बहुत ज्यादा फैली हुई होगी, एरिया ज्यादा होगा, तो एयर रेजिस्टेंस उसके ऊपर ज्यादा लगेगी। नंबर 2 पॉइंट देखते हैं जी। एज द स्पीड इंक्रीजेस, एयर रेजिस्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्री फॉल। पहले जंप किया, नेट फोर्स नीचे की तरफ, स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ी। फिर जैसे ही स्पीड बढ़ी एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ एक्ट करना शुरू कर दी। अभी वेट की फोर्स ज्यादा है, एरो बड़ा है, शो कर रहा है। एयर रेजिस्टेंस अभी कम है। स्पीड जैसे जैसे बढ़ती जाएगी एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी। एक वक्त आएगा कि ये वाला एरो और वो वाला एरो इक्वल हो जाएंगे और बॉडी के ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगी। जब बॉडी ने फ्री फॉल लिया तो स्पीड इंक्रीज हुई क्योंकि नेट फोर्स एक्ट कर रही थी नीचे की तरफ। और उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही इसकी स्पीड इंक्रीज हुई एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ एक्ट करना शुरू हो गई। एयर रेजिस्टेंस बढ़ती गई। देख लें, पहले थोड़ी थी अब बढ़ गई जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ती गई। After some time, air resistance will be enough to balance the parachutist weight. एक वक्त आएगा कि जो वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा था वो एयर रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। अब पैराशूटिस्ट के ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगी। और जब नेट फोर्स एक्ट नहीं करती तो हम कहते हैं कि पैराशूटिस्ट के ऊपर बैलेंस फोर्सेज लग रही हैं। और जब बैलेंस फोर्सेज लगती हैं तो बॉडी के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। और जब बॉडी के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं होता तो हम कहते हैं बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ या यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है। इस यूनिफॉर्म स्पीड को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। मुझे उम्मीद है कि टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ते हैं। When any object falls through air due to gravitational force of weight, the object will experience a resistive force. This resistive force increases. ये resistive force होती कौन सी है? Air resistance. As the object moves faster, resistive force acts in opposite direction to which the object is moving. And after some time, the resistive force and weight of the object becomes equal. So the object moves with constant speed. This is known as terminal velocity. कैसे जी? फिर देखें, जब एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है,
ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, तो ग्रेविटेशनल पुल नेट फोर्स के तौर पे एक्ट करता है और इसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे ही स्पीड इसकी बढ़ती है, साथ साथ एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर एक वक्त आता है कि ये इसका वेट नीचे की तरफ और एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ, दोनों इक्वल हो जाते हैं और पैराशूटिस्ट के ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लगती, वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है, जिसे टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। जी ये देखें अब क्या हुआ। पहले इस केस के अंदर अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल हो गई। अब पैराशूटिस्ट ने पैराशूट ओपन कर दिया। जैसे ही पैराशूट ओपन करेगा, एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी फौरी तौर पे, नेट फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करेगी, ये फोर्स कम होगी तो ऊपर वाला जो पुल है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से पैराशूटिस्ट की स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी। ये देखें, पैराशूट जैसे ही ओपन हुआ, एयर रेजिस्टेंस का एरो बढ़ गया, यानी ऊपर की तरफ जो रेजिस्टिव फोर्स लग रही थी वो बढ़ गई। When the parachutist opens the parachute, the air resistance suddenly increases and speed decreases। और फिर क्या होता है, थोड़ी देर के बाद फिर एयर रेजिस्टेंस और उसकी बॉडी का वेट डाउनवर्ड फिर दोबारा बैलेंस हो जाते हैं और एक दफ़ा फिर पैराशूटिस्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ नीचे जाता है। इसको फिर हम कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। ज़रा गौर करें कि पैराशूटिस्ट ने जब जंप किया तो ज़मीन तक पहुंचते हुए वो 2 दफ़ा टर्मिनल वेलोसिटी तक पहुंचा। पहले जब वेट और एयर रेजिस्टेंस बराबर हुई, टर्मिनल वेलोसिटी तक पहुंचा। फिर उसके बाद जब पैराशूट ओपन हुई, टर्मिनल वेलोसिटी डिस्टर्ब हो गई। थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा फोर्सेस इक्वल हो गई और पैराशूटिस्ट दूसरी दफ़ा फिर टर्मिनल वेलोसिटी में पहुंच गया। इस टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू जो पहले थी वो ज़्यादा थी और जो बाद में टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू बनेगी वो कम हो जाएगी। वो कम क्यों होगी, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। ये ग्राफ देखें जी, स्पीड टाइम ग्राफ है पैराशूटिस्ट के लिए। पहले जंप नहीं किया, प्लेन के अंदर है तो यहाँ पे है। जैसे ही जंप करेगा फौरी तौर पे स्पीड बढ़ेगी यहाँ पे। फिर क्या होगा, एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो स्पीड कम हो जाएगी, कम हुई है। फिर उसका वेट और एयर रेजिस्टेंस बराबर हो जाएंगे, स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। ये जो कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टर्मिनल वेलोसिटी है। स्पीड इंक्रीजेस। ये स्पीड क्यों इंक्रीज हुई है? पैराशूटिस्ट ने जंप किया है, अभी पैराशूट ओपन नहीं की, जो पहला केस था फौरी तौर पे स्पीड इंक्रीज हुई। फिर उसके बाद एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ गई तो स्पीड उसकी कम हो गई, कर्व आ गया और फिर एयर रेजिस्टेंस और उसका वेट इक्वल हुआ तो ये कांस्टेंट बन गई, टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच गई। फिर पैराशूट ओपन किया तो फौरी तौर पे स्पीड कम हुई और पैराशूट ओपन करने के बाद दोबारा एयर रेजिस्टेंस और वेट बराबर हो गए तो फिर ये दूसरी दफा टर्मिनल वेलोसिटी आ गई। यहाँ पे डाउनवर्ड कर्व क्यों है? पैराशूटिस्ट ने पैराशूट ओपन की है और ये लोअर टर्मिनल वेलोसिटी है। पैराशूटिस्ट के जंप से लेकर उसके जमीन तक आने तक वो 2 दफा अपनी टर्मिनल वेलोसिटी गेन करता है। ये अपर टर्मिनल वेलोसिटी है जब उसने पैराशूट ओपन नहीं किया था। ये लोअर टर्मिनल वेलोसिटी है जब पैराशूटिस्ट ने अपना पैराशूट ओपन किया और उसकी स्पीड कम हुई। इन द एंड पैराशूटिस्ट की स्पीड 0 हो जाती है, वो जमीन पे आ जाता है।
डाइवर्स हिट्स द ग्राउंड। जी, इसी से रिलेटेड, इसी डिस्कशन से रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। A skydiver jumps from a stationary balloon, जंप किया, his initial downward acceleration is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें पता है क्यों है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये शोज द डायरेक्शन ऑफ एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ होती है और वेट नीचे की तरफ होता है। क्वेश्चन क्या है? द मैस ऑफ स्काई डाइवर इज 60 kg एंड वेट इज 600 न्यूटन। वेट इसका 600 न्यूटन है। क्वेश्चन हमसे क्या किया गया है? एक्सप्लेन यूजिंग आइडियाज अबाउट द फोर्सेस व्हाई हिज इनिशियल डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ लगती है जो उसके वेट की इक्वल होती है और वो होता है mg। इस केस में वेट कितना है? 600 न्यूटन वेट है और मैस कितना है? मैस है 60 kg। तो हम g की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। g की वैल्यू कितनी आएगी? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी। यही वजह है कि जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है शुरू में वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्वेश्चन कहा गया यूजिंग आइडियाज अबाउट द फोर्सेस। फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। वो क्या बना रही है? वेट। और इस आइडिया से हमने ये बात प्रूव कर ली कि उसका इनिशियल जो एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है। जी, एक्सेलरेशन कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन भी है हमारे पास। जी, इसमें हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी गई थी, वो हमने डिराइव कर ली है। जब ये फ्री फॉल कर रहा है तो हम कहेंगे कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर अगर कर रहा है, शो द डायरेक्शन ऑफ एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस, तो एयर रेजिस्टेंस और वेट इक्वल है, फ्री फॉल कर रहा है, तो हम कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ एक्ट कर रहा है। उसका इनिशियल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। When the parachute opened, the skydiver experienced an upward acceleration for a short term. जब पैराशूट ओपन होता है तो एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ बढ़ जाती है, नेट फोर्स ऊपर की तरफ होती है, इसलिए उसकी वेलोसिटी कम होती है, उसकी स्पीड कम होती है और अपवर्ड एक्सेलरेशन आता है। When the parachute opened, the skydiver experiences an upward acceleration for a short time. इसका रीजन लिखना है। When parachute is opened, air resistance increases on upward direction, net force acts in upward direction. Because of net force in upward direction, skydiver experience an upward acceleration. क्योंकि acceleration उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगती है। एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड लार्जर है वेट से, तो इसलिए अपवर्ड फोर्स लगती है और एक्सेलरेशन भी अपवर्ड आता है जब पैराशूट ओपन होता है। जी, ये ग्राफ है। ग्राफ में पूछा गया है कि वेट जो है वो 600 न्यूटन है। जो स्काई डाइवर है उसका वेट 600 न्यूटन है। लेट्स सपोज ये स्काई डाइवर है। सपोज कर रहे हैं हम कि ये है स्काई डाइवर जो डाइव कर रहा है, इसका वेट नीचे की तरफ कितना? 600 न्यूटन। ये टर्मिनल वेलोसिटी में कब आएगा? जब जो रेजिस्टेंस है वो भी कितनी हो जाए? इसके इक्वल, 600 न्यूटन। तो टर्मिनल वेलोसिटी हमने यहां से ढूंढनी है। वेलोसिटी की वो वैल्यू जहां पे रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस 600 न्यूटन होगी। 600 न्यूटन जब एयर रेजिस्टेंस होगी तो वो वेट के इक्वल हो जाएगी और ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करेगा। इस केस में
टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड बन रही है। डिटरमिन द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्काई डाइवर 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड इस वेलोसिटी पे टर्मिनल वेलोसिटी क्यों है? क्योंकि जो एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है वो 600 न्यूटन है और जो वेट एक्ट कर रहा है वो भी 600 न्यूटन है। दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी तो बैलेंस कर देंगे एक दूसरे को और ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी से गिरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द स्काई डाइवर व्हेन हिज स्पीड इज 5.5 मीटर। 1 2 3 4 5। यहां पे जब ये स्पीड होगी तो एयर रेजिस्टेंस कितनी होगी वो चेक करते हैं। ये एयर रेजिस्टेंस होनी है, मैं ड्रॉ कर रहा हूं स्केच, इसकी स्ट्रेचनेस की वजह से लाइन ऊपर नीचे हो सकती है। ये कितना बन जाएगा? दोनों के ऑलमोस्ट मिड में आ रहा होगा, ये वाली लाइन है। लेट्स सपोज कर लेते हैं कि ये 700 है, 700 न्यूटन। तो इस जगह पे 5.5 मीटर पर सेकेंड पे सपोज कर रहा हूं इसको ताकि आपको नजर आ जाए। जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, वो 600 न्यूटन है, वो तो चेंज नहीं होना। और जो रेजिस्टेंस है वो 700 न्यूटन है। तो नेट फोर्स कितनी होगी? 100 न्यूटन नेट फोर्स होगी इस केस में। आज हमने टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करना सीखी ग्राफ से कि टर्मिनल वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं और फिर उसके बाद नेट फोर्स कैसे लगती है, हमने आज ये डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। पैराशूटिस्ट है, यहां पे वो पकड़ के आ रहा है, यहां पे वैसे फ्री फॉल कर रहा है। यहां पे बताना ये है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। एट विच पोजिशन डज शी हैव टर्मिनल वेलोसिटी? कहां टर्मिनल वेलोसिटी होगी? यहां नहीं हो सकती, वेट कहीं और है, वो कहीं और है। यहां पे टर्मिनल वेलोसिटी एक्सेलरेटिंग लिखा हुआ है तो टर्मिनल वेलोसिटी नहीं हो सकती। नॉट एक्सेलरेटिंग, यहां एक्सेलरेशन नहीं होता, वहां वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है, चेंज नहीं होती, कांस्टेंट होती है। तो ये वाली ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। An object falls freely in gravitational field. Which of the following describe the resultant force acting on it and the acceleration the object at terminal velocity? टर्मिनल वेलोसिटी पे नेट फोर्स भी जीरो होती है और टर्मिनल वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन भी जीरो होता है। क्वेश्चन, which graph represents the motion of body free falling vertically that reaches terminal velocity? जब फ्री फॉल करती है पहले वेलोसिटी बढ़ती है और फिर कांस्टेंट हो जाती है। ये कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी को शो कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन पूछा गया कि टर्मिनल वेलोसिटी कौन सा ग्राफ शो कर रहा है, वो बी है। An object is falling under gravity with terminal velocity. What is happening to its speed? स्पीड के साथ क्या होता है? टर्मिनल वेलोसिटी में स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। A student drops a table tennis ball in air. What happens to velocity and to the acceleration of ball during first few seconds after release? ये important question है। जैसे ही कोई चीज नीचे गिरती है तो वेलोसिटी पहले बढ़ती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, जबकि एक्सेलरेशन कम होता जाता है। क्यों? कि वेलोसिटी का जो रेट है, रेट ऑफ चेंज, वो कंपैरेटिवली कम होना शुरू हो जाता है। तो जब एक चीज कोई अर्थ के करीब से फेंके तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है और एक्सेलरेशन कम होता जाता है। जबकि हम जब टर्मिनल वेलोसिटी की बातें हमने की हैं, मुझे उम्मीद है कि इस सिनेरियो में भी वो बातें क्लियर हो गई होंगी। यहां पे पूछा गया है कि टर्मिनल वेलोसिटी कहां मिलेगी? टर्मिनल वेलोसिटी मिलेगी किस पॉइंट पे? क्वेश्चंस की रीडिंग कर लें। टर्मिनल वेलोसिटी मिलेगी यहां पे डी पॉइंट पे, जहां पे पहले पैराशूटिस्ट ने
स्काई डाइवर ने पैराशूट ओपन नहीं की थी, स्पीड बड़ी तेज़ी से बढ़ी, फिर एयर रेजिस्टेंस की वजह से स्पीड कम हुई, फिर क्या हुआ, यहाँ पे पैराशूट ओपन कर दी फौरी तौर पे तो स्पीड कम हो गई, और बाद में क्या हुआ, टर्मिनल वेलोसिटी बन गई। जी क्वेश्चन है आपके सामने, क्लियर है पिक्चर। स्टेट नेम ऑफ द डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द पैराशूटिस्ट, नीचे की तरफ उसका वेट एक्ट करेगा। स्टेट द नेम ऑफ वन अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द पैराशूटिस्ट, ऊपर की तरफ एयर रेजिस्टेंस एक्ट करेगी। ये देखें, फ्री फॉल किया, स्पीड बढ़ी, फिर यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड कम हुई क्योंकि एयर रेजिस्टेंस के इक्वल हो गया, एयर रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गई। जब वेट और एयर रेजिस्टेंस इक्वल हुआ तो टर्मिनल वेलोसिटी को पहुंचा। डाउनवर्ड फोर्स वेट है और अपवर्ड फोर्स एयर रेजिस्टेंस है। क्वेश्चन जी, स्टेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पैराशूटिस्ट, गिव द यूनिट ऑफ योर आंसर। ये हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। इनिशियली एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। जब कोई चीज़ फ्री फॉल करती है तो इनिशियली एक्सेलरेशन ये होता है। एक्सप्लेन व्हाई द एक्सेलरेशन डिक्रीजेस फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी कम क्यों होता है एक्सेलरेशन? क्योंकि नेट फोर्स डाउनवर्ड कम होती है और एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। एयर रेजिस्टेंस के बढ़ने की वजह से एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड कम होना शुरू हो गया। एक्सप्लेन व्हाई द पैराशूटिस्ट फॉल्स एट कांस्टेंट स्पीड एट बी। बी पे क्या हुआ, उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था। जैसे ही स्पीड बढ़ती गई तो एक वक्त आया कि एयर रेजिस्टेंस बराबर हो गई वेट के, नेट फोर्स 0 हो गई, तो पैराशूटिस्ट टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करना शुरू हो गया। एट टाइम t is equal to 0 a different ball is dropped from rest। यहाँ से कोई और बॉल ड्रॉप की गई। ये ग्राफ शो कर रहा है एक पहले बॉल ड्रॉप की गई है और उसकी टर्मिनल जो स्पीड है वो यहाँ से शुरू हो रही है। कौन से टाइम इंटरवल से? इस यहाँ से। आपसे क्वेश्चन किया गया है कि एक और बॉल ड्रॉप की गई है और बॉल जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में पहुंचती है कितने टाइम पे? 0.2 पे। यानी बॉल ऐसे जाती है, उसकी स्पीड इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है और 0.2 तक इंक्रीज होती है। ये है बॉल का ग्राफ 0.2 तक। फिर उसके बाद क्या आता है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ जाता है बॉडी के अंदर और कांस्टेंट एक्सेलरेशन g होता है। कितनी वैल्यू है उसकी? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपसे क्वेश्चन किया गया है कि इस पॉइंट पर उसकी आप वेलोसिटी फाइंड करें, नई बॉल की वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं? एक्सेलरेशन को देखते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। एक्सेलरेशन यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है कांस्टेंट। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और टाइम कितना है? 0.2। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास बनेगी कितनी? फाइनल वेलोसिटी हमारे पास बनेगी इसकी 2 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से जब एक ग्राफ गिवन हो और फिर दूसरे ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन हो तो हम ग्राफ बना लेते हैं। ये ग्राफ बन गया। और अगर फाइनल स्पीड के बारे में पूछा जाए तो इसी ग्राफ को हम देखते हैं और फाइनल स्पीड के लिए एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाते हैं। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो उसकी वैल्यू पुट करके हम उसकी फाइनल स्पीड फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके ग्राफ आपकी बुक में गिवन है। ये आज के लेक्चर की लास्ट स्लाइड है और आपकी जो यूनिट है टॉपिक 2 जो है उसका ये लास्ट स्लाइड है। इसके साथ ही टॉपिक नंबर 2 काइनेमैटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। इस ग्राफ में आपकी टेक्स्ट बुक में मुख्तलिफ टाइम के ऊपर इस ग्राफ को डिस्कस किया गया है। मोशन को देखते हैं हम, मोशन को कि कैसे कैसे किया गया।
जब एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है तो उसकी स्पीड इनिशियली इंक्रीज होती है। 0 to 3 सेकेंड हम बात करें, अगर 0 to 3 सेकेंड की बात करते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी देखते जाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी जहाँ पे u जो थी वो 0 थी और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई ऑलमोस्ट 30 मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसी के ऊपर एक्सेलरेशन फाइंड करें तो एक्सेलरेशन कैसे आएगा, v माइनस यू ओवर टी। v a फाइंड करना है, v की वैल्यू 30 है, u की वैल्यू 0 है और टाइम कितना लगा है देखें 3 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन आ गया यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम देखते हैं मोशन को स्टडी करते हैं 3 to 10 सेकेंड। मोशन आप देखते हैं 3 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड तक। टाइम जो यहाँ पे इंटरवल यूज हुआ है वो 7 सेकेंड हुआ है, 10 माइनस 3। जो इनिशियल वेलोसिटी है u वो देखते हैं 3 पे कितनी थी, 30 ऑलमोस्ट, u 30 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी देखते हैं, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे देखेंगे 10 के सामने वो ऑलमोस्ट 50 मीटर पर सेकेंड। अब हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं v माइनस यू ओवर टी। तो पता चलता है कि वेलोसिटी तो बढ़ गई है, कितनी चेंज आई 20 की, 50 माइनस 30 20 और टाइम 7 लगा, तो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो गया। ज़रा एक्सेलरेशन कैलकुलेटर निकालें, कैलकुलेटर्स निकाल के आप इनको डिवाइड करें तो पता चलेगा कि एक्सेलरेशन कम हो गया है। पहले स्पीड बढ़ती है, फिर भी स्पीड बढ़ती है लेकिन थोड़े रेट के साथ बढ़ती है, और एक्सेलरेशन पहले ज़्यादा होता है फिर एक्सेलरेशन कम होता है। यहाँ पे डिस्कशन करें अगर कौन सी टाइम के दौरान 10 to 20, तो स्पीड कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 हो गया है। एक्सेलरेशन की वैल्यू आप लिखते जाएं, यहाँ पे ज़्यादा थी, यहाँ कम, और यहाँ पे 0 हो गई। फिर फौरी तौर पे पैराशूट ओपन हुआ और स्पीड कम हो गई। यहाँ पे मोशन में क्या है 20 to 22 सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी ये थी, इनिशियल वेलोसिटी ये हो गई। यहाँ पे मैं इसको दोबारा फाइंड कर लेता हूँ, इस साइड पे लिख देता हूँ, इसी के अंदर यहाँ से लेकर 20 सेकेंड से 22 सेकेंड टाइम इंटरवल 2 का है, 2 सेकेंड का। वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, 50 से कम हो के कितने तक पहुंची है, 10 तक। चेंज इन वेलोसिटी 40 बन गई, 40 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन